हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सोवियत संघ का विघटन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जब सोवियत संघ अस्तित्व में आया, यानी 1917 में जब रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, उसके बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इस दौरान किन किन लोगों के हाथ में सोवियत संघ की सत्ता रही थी। तो चलें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 1917 में जो लेनिन थे, लेनिन रूसी क्रांति के जनक कहलाए और 1917 से लेकर 1924 तक लेनिन ने सोवियत संघ की कमान संभाली। लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन आए सत्ता में और उन्होंने सोवियत संघ की कमान 1924 से लेकर 1953 तक संभाली। इसके बाद निकिता खुश्चेव सत्ता में आए और इन्होंने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की सत्ता को 1953 से लेकर 1964 तक के कार्यकाल में संभाला। इसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव सत्ता में आए और इन्होंने सोवियत संघ की कमान 1964 से लेकर 1982 तक संभाली। और लियोनिड ब्रेजनेव के बाद मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सत्ता में आए और इन्होंने 1985 से लेकर 1991 तक सत्ता में रहे ये। और मिखाइल गोर्बाचेव, ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ के अंतिम शासक रहे और मिखाइल गोर्बाचेव की कुछ नीतियां ऐसी रहीं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। चलिए अब हम जान लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण और उनके क्या क्या परिणाम हुए इस चीज को। देखिए, अगर हम सोवियत संघ के विघटन की बात करें तो उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 से लेकर 1991 तक का पीरियड जो रहा वो शीत युद्ध के दौर का रहा। और इस शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पूरी तरह से शामिल थे और इसी होड़ की वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कर इतनी कमजोर हो गई कि अंत में 1991 तक ऐसी परिस्थितियां आ गईं कि सोवियत संघ 15 छोटे छोटे गणराज्यों में बट गया और जिसका सबसे बड़ा जो हिस्सा था, जिसे हम आज वर्तमान रूस के नाम से जानते हैं, वो रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। तो सोवियत संघ के विघटन की ये जो स्टोरी है शुरू होती है मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने वहां से। और मिखाइल गोर्बाचेव ने जैसे ही 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कमान संभाली, वहीं से इन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के कुछ प्रयास करे। और उस समय तक जो सोवियत संघ था, उस समय सोवियत संघ को दुनिया की सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रखने के लिए सुधारों की बहुत ज़रूरत थी। जब मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उन्होंने ये देखा कि अमेरिका का जो गुट था वो सभी लोग कहीं ना कहीं सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुके हैं और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ सी गई है। इसलिए उन्हें लगा कि शायद अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और इसी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इन दो प्रकार के सुधारों की बात करी और इनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था सुधरने की जगह बीत गई और बिगड़ने के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिस पर हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए, गोर्बाचेव ने ये देखा कि पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाया जाए और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक बनाने और व्यवस्था में सुधार करने के जो उनके निर्णय थे, उनके कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए तथा लोकतांत्रिकरण की जो नीति थी उस नीति का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम की दो ऐसी नीतियां इंट्रोड्यूस कर दी, उन्हें अस्तित्व में लेकर आए, जिसकी वजह से उन्होंने प्रयास तो ये किए थे कि अर्थव्यवस्था सुधर जाए। देखिए, अगर हम ग्लासनोस्ट की बात करें तो ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, यानी अर्थव्यवस्था जो पहले बंद तरीके से काम कर रही थी अब उसे खोल दिया गया, दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए उस अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। और पुनर्गठन, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ था पुनर्गठन और पुनर्गठन की इस नीति में पेरेस्ट्रोइका के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के अंतर सरकारी संस्थाएं थी, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थे, सरकारी विभाग थे, उन
विभागों के अंदर जो कमजोरियां थी, उनके काम करने के तरीके में जो नौकरशाही का अपन आ चुका था, लाल फीताशाही वहां बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी, उससे निपटने के लिए ये नीति लेकर आए मिखाइल गोर्बाचेव। और इन्होंने प्रयास ये किया था कि इन नीतियों के माध्यम से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और जनता को ज्यादा आजादी मिलेगी, ज्यादा अधिकार मिलेंगे। शायद इस आजादी और इस अधिकार को देने के बाद शायद जनता कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से जो संबंध है, पश्चिमी देशों के जो लोग स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, उस प्रकार के अधिकारों का अनुभव सोवियत संघ की जनता कर पाएगी। लेकिन ये परिणाम मिखाइल गोर्बाचेव के कहीं ना कहीं सही परिणाम लेकर सामने नहीं आ पाए। देखिए, लोक शासन की पुरानी शैली नहीं चाहते थे और बोरिस येल्सिन ने तख्ता पलट का विरोध करने में एक विशेष भूमिका निभाई थी। अगर बोरिस येल्सिन की बात करें, जो कि रूसी गणराज्य के आम चुनाव में जीत कर आए थे, उन्होंने ये जो तख्ता पलट हुआ उस समय, उस तख्ता पलट और केंद्रीय नियंत्रण का पूरी तरह से विरोध किया था, जिसके कारण नतीजे ये नजर आए कि शक्ति जो थी वो सोवियत संघ से धीरे धीरे खिसक कर सोवियत संघ के गणराज्यों में पहुंच गई, जो कि पूर्वी जो यूरोप था उसके भाग थे, जैसे बाल्टिक गणराज्य, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की भी घोषणा कर दी और अन्य जो राज्य थे उन्होंने भी इसी चीज का जल्दी जल्दी अनुसरण किया। और हुआ ये कि मिखाइल गोर्बाचेव ने इन गणराज्यों के सोवियत संघ से पूरी तरह से अलग होने को मान्यता भी दे दी। अब मान्यता देने के बाद अनेकों जो सोवियत गणराज्य थे वो संप्रभु गणराज्य बन गए, संप्रभु गणराज्यों में परिवर्तित हो गए। इसके बाद मध्य एशियाई के जो गणराज्य थे उन्होंने भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की और वे सोवियत संघ में ही रहना चाहते थे। लेकिन सन दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस, जो कि सोवियत संघ के 3 प्रमुख गणराज्य थे, इन्होंने घोषणा की कि सोवियत संघ को भंग कर दिया जाए। और इसी घोषणा की वजह से हम ये मानते हैं, इसी घटना की वजह से हम ये मानते हैं कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ पूरी तरह से भंग हो गया, विघटित हो गया, उसका पतन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये जो नए नए गणराज्य थे, इन गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र की शैली को अपनाया था और पूंजीवाद और लोकतंत्र के आधार पर ही अपनी सत्ता को चलाने का प्रयत्न कर रहे थे। देखिए, ये तो सोवियत संघ के विघटन की कहानी थी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे और उन्हें मैं सिर्फ पॉइंट्स में समेटना चाहूं तो वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, पहले मैं उन पे बात कर लेता हूं, डिटेल में डिस्कशन उन पे आगे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ, तो उसमें आर्थिक कारण थे। आर्थिक जो व्यवस्था थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ की, वो इतनी मजबूत नहीं रह गई थी। साथ ही साथ राजनीतिक और प्रशासनिक जो ढर्रा था वो बहुत ज्यादा नौकरशाही वाला हो गया था, जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान थी और जिसने आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़े कारण के रूप में भूमिका निभाई। साथ ही साथ मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां थी उनकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ और वहां की जो जनता थी उसमें राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा था, राष्ट्रवाद की जो भावना घर कर रही थी, उसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। और साथ ही साथ एक पॉइंट में अगर हम ये लिखना चाहें कि जो मध्य एशिया के पिछड़े हुए जो गणराज्य थे उनमें अलग होने की जो इच्छा थी, उस इच्छा शक्ति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स पर हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ। देखिए, सोवियत संघ की आंतरिक व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक कमजोरियां रहीं, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। सोवियत संघ की जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से ये कमजोरियां क्यों उत्पन्न हुई, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सोवियत संघ भारी आर्थिक बोझ में था क्योंकि इसने अपने अधिकांश संसाधनों का उपयोग परमाणु और सैन्य शस्त्रागार को बनाए रखने और पूर्वी यूरोप में अपने समर्थक राज्यों के विकास में किया। कहने का मतलब यह है कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, ये दौर जो रहा 1945 से 1991 तक का, ये शीत युद्ध का दौर रहा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में एक होड़ सी लगी हुई थी। हालांकि डायरेक्ट किसी भी प्रकार की कोई दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन एक होड़ सी थी, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। और इस आगे निकलने की होड़ में सोवियत संघ ने क्या किया,
कहीं उसे ये डर था कि कहीं आगे चलकर अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई ना हो जाए, इसलिए उसने सोवियत संघ ने ये किया कि अपने ज़्यादातर जो संसाधन थे उन संसाधनों का उपयोग सिर्फ बम बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में, गोला बारूद तैयार करने में, साथ ही साथ जो पूर्वी यूरोप के जो उसका समर्थन करने वाले राज्य थे उनके विकास में ही लगा दिया। और इस वजह से एक आर्थिक कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि जब आप अपने संसाधनों को सिर्फ हथियारों का निर्माण करने में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आप जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में, जनता को जो कल्याणकारी योजनाएं जिनका लाभ मिलना चाहिए था, जिन कल्याणकारी योजनाओं का, वो जनता को नहीं मिल पा रहा है, तो जनता में भी कहीं ना कहीं एक रोष का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। और अपनी ही जनता, सोवियत संघ की जो अपनी जनता थी, वो ही सोवियत संघ के शासकों के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बनी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके अलावा सोवियत संघ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और राजनीतिक जो व्यवस्था थी, उन क्षेत्रों में सोवियत संघ पिछड़ गया था, जिसकी वजह से आगे चलकर सोवियत संघ का विघटन हुआ। देखिए, सोवियत संघ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा नौकरशाही उस पर प्रभावी हो गई थी, लाल फीताशाही वहां घर कर गई थी। साथ ही साथ राजनीतिक जो क्षेत्र था, उस राजनीतिक क्षेत्र में सोवियत संघ कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था, अमेरिका से बहुत पीछे रह गया था। वहां की जनता को बहुत ज्यादा राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, वहां की जनता को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त था, लेकिन अगर उनके कंपैरिजन में हम सोवियत संघ की जनता की बात करें तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अधिकार वहां नहीं मिल रहे थे, इनको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता वहां प्राप्त नहीं थी, जिसकी वजह से अगर हम अमेरिका की और सोवियत संघ की बात करें तो हम ये पाते हैं कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके गुट से बहुत ज्यादा पीछे रह गया था, बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके अलावा और हम सोवियत संघ के विघटन के जो कारण रहे, उस कारणों पर चर्चा करें तो सोवियत संघ में राष्ट्रवाद का उदय और विभिन्न गणराज्यों के भीतर संप्रभुता की इच्छा सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सबसे ज्यादा तात्कालिक प्रभाव जो कारण था वो साबित हुई। अगर देखें सोवियत संघ के विघटन का हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि सोवियत संघ के अंदर जो गणराज्य थे, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, इन गणराज्यों की अगर हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो धीरे धीरे कर घर कर रही थी। साथ ही ये संप्रभु होकर अपना अलग निर्माण करना चाहते थे, अपना अलग विकास करना चाहते थे। हालांकि देखिए, ये जो रीजन है कि सोवियत संघ के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और जो विभिन्न गणराज्य थे उनके अंदर संप्रभुता की जो इच्छा थी, इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा अलग अलग विभाजित मत हैं। अगर हम पहली बात ये करें कि भाई राष्ट्रवाद की जो भावना थी सोवियत संघ के अंदर शुरुआत से ही काम कर रही थी, क्योंकि सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में रूस जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावी था। सभी गणराज्यों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रवाद का धीरे धीरे कर उदय हुआ, ये बहुत पहले से चला आ रहा था और ये संप्रभुता की जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रबल थी ये पहले से ही। दूसरा मत जो है वो ये मानता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने जो सुधार किए, उन्होंने इस राष्ट्रवाद और संप्रभुता की ये जो इच्छा थी इसको बहुत ज्यादा तेज गति दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जनता को अधिकार देने का प्रयास किया, थोड़ी सी स्वतंत्रता देने की प्रयास करी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी आंतरिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, चाहे वो राजनीतिक स्तर की हो चाहे वो आर्थिक स्तर की हो, जिसकी वजह से सोवियत संघ अंत में ऐसे नतीजे आए कि सोवियत संघ में जो राष्ट्रवाद और संप्रभुता की जो इच्छा थी गणराज्यों के बीच में, इस इच्छा ने सोवियत संघ के विघटन में, ऐसा कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोकी, तो सोवियत संघ के विघटन का ये अंतिम और सबसे ज्यादा तात्कालिक कारण भी साबित हुआ था। देखें, ये सभी सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। और अगर हम ये बात करें कि सोवियत संघ का विघटन होने के कौन कौन से परिणाम सामने आए, तो सबसे पहला परिणाम ये सामने आया कि सोवियत संघ के विघटन के कारण शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक यानी 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला और इस शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक आपसी होड़ लगी रही थी। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और एक गुट
यानी सोवियत संघ का गुट समाप्त हो गया। उसके बाद शीत युद्ध भी खत्म हो गया और उसके बाद दूसरा जो परिणाम है वो नजर आता है, अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। और जैसे ही सोवियत संघ विघटित हुआ, सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस जरूर सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनकर सामने आया, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं था कि अमेरिका के गुट का सामना कर सके, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि वर्तमान में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है और विश्व जो है वो एक ध्रुवीय विश्व बन गया है। और तीसरे अगर परिणाम की बात करें तो तीसरा परिणाम सोवियत संघ के गुट के अंत की वजह से नए देशों का उदय हुआ। देखिए, सोवियत संघ 15 छोटे छोटे गणराज्यों से बना था और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के बाद नए नए राष्ट्र जो है वो उदित हुए, नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो देखें, ये पूरा का पूरा सिनेरियो था जिसमें हमने आप लोगों से चर्चा करी है कि सोवियत संघ का विघटन किन किन कारणों से हुआ और सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन कौन से परिणाम सामने आए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणामों को बहुत आसान शब्दों में समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।